जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सिंहल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के 2 वीडियो अवश्य देखें। हिंदी का मास सेशन चल रहा है। 20 नंबर की हिंदी जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में है उससे लेकर के हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हम 25 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, रट लीजिए। और इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ए है 20, बी है 22, सी 25 और डी हो गया 52। तो ए का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता दी गई है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 15 अगस्त को, 15 नवंबर को या 14 सितंबर को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और हिंदी दिवस जो है सामान्यतः 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हिंदी भाषा की लिपि है, यानी हिंदी जो भाषा है वह उसकी लिपि क्या है? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्ठी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी देवनागरी। ठीक है, और प्रश्न ये भी बनता है कि देवनागरी और किन भाषाओं की लिपि है? तो मराठी हो गए, नेपाली हो गए, इनकी भी जो है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 4 की, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? ठीक है, एक राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्र का मतलब जिसे पूरा देश जो है बोलचाल में प्रयोग करता है, या जो कामकाज की भाषा होती है। ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हिंदी जो है वो राजकाज की भाषा है, ना कि मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब होता है जो बचपन में हमने अपनी माँ से सीखे वो मातृभाषा आ जाएगी। हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है, यानी पूरी देश की कामकाज की भाषा है। प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? शब्द, पद, वर्ण या मात्रा? तो प्रश्न 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वर्ण आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ण ही है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो खंडों में विभक्त नहीं होता है, वो सबसे निचला स्तर भाषा का होता है। वर्ण से मिलकर ही शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर जो है पद बनते हैं। ठीक है ना, उनमें मात्राओं का प्रयोग होता है, लेकिन सबसे छोटी इकाई भाषा ही हो गई, वर्ण ही हो गई। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, निम्न में से अंबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ए अनल, बी व्योम, सी जलज, डी पुलिन। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनल का आ गया, अंबर का आ जाएगा व्योम। ठीक है ना, व्योम आ जाएगा, अनल होता है अग्नि का। ठीक है ना, जलज का मतलब होता है जल से उत्पन्न, यानी कमल का। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, निम्न में से तोय किसका पर्यायवाची शब्द है? ए पर्वत का, बी नदी का, सी बेटा का या डी पानी का? प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पानी हो जाएगा, क्योंकि तोय पानी का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, यहां पर निम्न में से नूतन का विलोम शब्द क्या है? यत्न होगा, पुरातन होगा, अद्यतन होगा या चेतन होगा? प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुरातन आ जाएगा। नूतन का मतलब होता है नया और पुरातन का मतलब होता है पुराना। ठीक है ना, जितना जाए। अद्यतन का मतलब होता है आजकल, चेतन का मतलब होता है मन। ठीक है, यत्न का मतलब होगा प्रयास करना। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नूतन का, नया का होगा पुराना। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें यहाँ पर, आरोह का विलोम शब्द क्या होता है? ए मोह, बी निर्मोह, सी अवरोह या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अवरोह, सी आ जाएगा, आरोह अवरोह। ठीक है, ये भाषाओं की गति होती है कि शब्द किस तरीके से हम बोलते हैं, भाषा को किस तरीके से बोलते हैं, वो गति कैसी हमारी रहती है। मोह का मतलब होता है लालसा, ठीक है, निर्मोह का जिसकी लालसा नहीं होती है, ठीक है, अवरोह का मतलब हो गया धीमी गति प्रदान करना। प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर, प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पर, छत्र किसका तत्सम शब्द है? छाता का, नक्षत्र का, आंसू का या छाता का? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी छाता। छाता इसका तद्भव रूप हो गया, और छत्र जो है वो छाता का तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का मतलब होता है जो संस्कृत का ही रूप है, और तद्भव का मतलब होता है जो उसका हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, छात्र का छात्र आ जाएगा, ठीक है, नक्षत्र, आंसू का आ जाएगा, आंसू का तत्सम रूप हो जाएगा अश्रु। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 11 का जो 11 है, विद्यालय शब्द कौन सी संज्ञा है? विद्यालय जो है वो कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। ठीक है ना। भाववाचक मतलब जो हमारे भाव प्रदान होते हैं, व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष, और जाति में आचक किसी व्यक्ति किसी स्थान विशेष स्थान का नाम। ठीक है ना। तो विद्यालय जो है वो विशेष है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, समूहवाचक में अभी आ जाता है कई बार, लेकिन विशेष करके वो जातिवाचक में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? सेठानी, गीदड़, चौधरी या छिपकली? तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा छिपकली। ठीक है ना। ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, मेल और फीमेल दोनों को जो है वो छिपकली ही कहा जाता है। ठीक है, गीदड़ को गीदड़ में नहीं आएगा, सेठानी में सेठ सेठानी, गीदड़ गीदड़ी, चौधरी, लेकिन छिपकली जो है वो दोनों के लिए स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होगा। ठीक है, हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पहले स्त्रीलिंग की बात की थी, अब पुल्लिंग की बात की है। हमेशा पुल्लिंग में जो है तीनों लिंगो वचनों में, ठीक है, हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, लिंग भी दो ही होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है ना। तो दोनों लिंगों में एक जैसे प्रयुक्त होने वाले, पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होने वाला ऐसा शब्द कौन सा है? कोयल है, छिपकली है, जोंक है या तोता है? 13 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो तोता। ठीक है, तोता तोती कभी नहीं सुना होगा, तोता ही सुना होगा आपने। ठीक है ना। तो वो हमेशा स्त्रीलिंग में भी तोता ही कहते हैं और पुल्लिंग में भी उसको तोता ही कहेंगे। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, शब्द का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। शब्द का वह रूप जिससे उसका एक या एक से अधिक होने का रूप होता है, वह क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन दिया है पुरुष, सर्वनाम, वचन या कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो वचन। क्या कहा? शब्द का वह रूप जिससे उसके एक हो या अधिक होने का। ठीक है, वचन दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत की बात करें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में 2 ही वचन होंगे, एक वचन और द्विवचन, सॉरी एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना। एक वचन का मतलब है कि जो एक ही वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध कराता हो, और बहुवचन का मतलब होगा एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता हो। तो इसलिए कहा कि वह शब्द का वह रूप जिसे एक से अधिक होने का बोध कहते तो उसे वचन कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? राजा होगा, जनता होगा, मूर्ख होगा या फल होगा? तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका आ जाएगा, जनता। ठीक है, हमेशा एक ही वचन में प्रयुक्त होगी, जनताएं नहीं लिखेंगे हम इसको, यानी बहुवचन में हम जनताएं नहीं करेंगे, तो जनता ही कहेंगे। एक वचन में भी जनता ही कहेंगे और बहुवचन में भी इसको। ठीक है, जैसे राजा, राजाओं आ जाएगा,
मूर्ख मूर्खों आ जाएगा, फल फलों आ जाएगा, लेकिन जनता एकवचन और बहुवचन में एक ही प्रयुक्त होगा, इसलिए राइट आंसर बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कारक कौन सा है? ठीक है, कई बार कारक में पूछा जाता है। ठीक है, 8 प्रकार के कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, कई बार पूछते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, इसमें दिया है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है या अपादान कारक है? बात करें यहाँ पर संप्रदान कारक का मतलब होता है वस्तुओं का आदान प्रदान करना। कुछ चीज हमें प्राप्त होती है, हम दूसरे को प्राप्त करते हैं, तो संप्रदान आ गया, यानी लेन देन, आय व्यय भी इसको कह सकते हैं। कर्म का मतलब जो कर्ता कर्म कर रहा है। संबंध का मतलब जिससे हमारा संबंध होता है, वस्तु स्थान जाति भाव आदि, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी माँ, मेरा आदि। रारी और काकी का चिन्ह जहां आता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो गया, बिछुड़ने के अर्थ में अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, बिछड़ा अलगाव के अर्थ में और बिछड़ने के अर्थ में। ठीक है, पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो गया, अलगाव जहां आता अपादान कारक पंचमी विभक्ति में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, बात करें प्रश्न नंबर 17 की, कारकों के भेद होते हैं। ठीक है, अभी हमने बताए थे, 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसी ऑप्शन, 8 भेद होते हैं कारक के। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, ठीक है, उसके कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 5, सी 8 या डी 7? प्रश्न नंबर 18 जो आया जाएगा उसके 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, वो 3 कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है ना, संस्कृत में प्रयोग होते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष का मतलब हो गया जहां दूर की वस्तु को संकेत करने के लिए वह वे सब के लिए प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष का मतलब है आमने सामने बातचीत जब करते तुम दो, तुम सब। और उत्तम पुरुष होता है मैं, हम और हम सब। ठीक है ना, हम दो, हम सब। ठीक है, 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है ना, अब बात करें प्रश्न नंबर 19 है, छत पर कौन है? रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। छत पर कौन है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम या डी प्रश्नवाचक सर्वनाम? प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा, क्योंकि इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, जहां ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए समझो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, याद रहेगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, विशेषण द्वारा जिनकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेषण के द्वारा जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? ए कारक, बी सर्वनाम, सी विशेष्य या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी ऑप्शन, यानी विशेषण किसकी बताते हैं? विशेष्य की। विशेष्य का मतलब होता है कर्ता, विशेषण का मतलब होता है जो वो कर्म कर रहा है। ठीक है ना, जो विशेष गुण प्राप्त कर रहा है। ठीक है, जैसे राम फल खाता है, ठीक है, तो राम विशेष हो गया और फल खाना जो है उसका विशेषण हो गया। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 21 की बात करें, निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण का क्या उदाहरण होगा? ए सुंदर, बी 2 लीटर, सी बहादुर, डी बुद्धिमान। तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी 2 लीटर। परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल। क्या नाप तोल? यानी 2 लीटर, चाहे दिल्ली से लो, बंबई से लो, अमेरिका से लो, कहीं से भी लो, 2 लीटर जो है वो एक जैसे ही होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें कोई हेर फेर नहीं होती है, वो एक जैसे ही होता है। तो प्रमाण हो गया, उसमें सबूत की जरूरत नहीं। लेकिन ये भी 2 प्रकार के होते प्रमाणवाचक, निश्चय और अनिश्चय। निश्चय में तो हो गया कि 2 लीटर, लेकिन अनिश्चय में क्या हो जाएगा? माना किसी ने कहा खेत पे गए और आलू लेकर आए बिना तोले हुए और बोल दिया कि 5 किलो, तो अनिश्चय हो गया, यानी प्रमाण नहीं हो पाया। ठीक है ना, इसलिए प्रमाणवाचक 2 लीटर प्रमाणवाचक नाप तोल और निश्चय अनिश्चयवाचक प्रमाण होते हैं। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 22 की बात करें, वाचक के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 2, सी 5 या डी 8? तो प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए आ जाएगा, यानी
तीन प्रकार, तीन कौन से हो जाएगी? कर्तृवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक, ठीक है ना। तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की अगर बात कर 23 की अगर बात करें, यहाँ पर काल का बोध होता है, काल का बोध होता है कर्म से, क्रिया से, सर्वनाम से, संज्ञा से। प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया से, ठीक है ना। क्रिया का मतलब जो पद के आखिर में प्रयुक्त होती है, जैसे राम गया, राम गया, सीधा लिखा हमने राम गया, राम गया, क्या किस काल का बोध हो रहा है? तो इसमें जाहिर सी बात है कि गया का मतलब वो कल गया, भूतकाल में गया, तो हमें काल का बोध हो गया, राम भूतकाल में गया यानी कल गया। या हमने ये कहा कि राम जाएगा और कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला राम जाएगा, तो काल का पता चल रहा है हमें क्रिया से, जाएगा, जाएगा क्या होगी? क्रिया होगी, यानी जाएगा कब? भविष्य में, आज नहीं जाएगा, कल जाएगा या थोड़ी देर बाद जाएगा, लेकिन अभी गया नहीं। या हमने ऐसे कहा कि राम आ रहा है, तो ये वर्तमान क्रिया होगी, ये वर्तमान काल, राम आ रहा है मतलब वर्तमान काल में आएगा, तो ठीक है। काल का बोध किससे होता है? क्रिया से। आ रहा है, गया या जाएगा, गया से भूतकाल, जाएगा से भविष्य, आ रहा है वर्तमान काल, ठीक है ना। ये भी कई प्रकार के होते हैं, इसके बाद में हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, दो ध्वनियों का मेल कहलाता है मिलन, समास, संधि या उक्त में से कोई नहीं। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, संधि, ठीक है। दो ध्वनि, दो अक्षर, दो वर्ण, वर्णी ध्वनि है, उन दोनों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। और दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास, ठीक है। समास और संधि है तो एक ही जैसे, लेकिन इसमें क्या है? दो शब्द मिलते हैं और इसमें दो वर्ण यानी ध्वनि मिलती है, ठीक है, याद रह जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 25 और आखिरी की बात करें अगर, विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द में संधि कौन सी होगी? ठीक है, संधि आपने अगर पढ़नी है तो विस्तृत रूप से हमने बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के संधि पढ़ सकते हैं। गुणवाचक गुण संधि, यण संधि, सॉरी अयादि संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि। तो विद्यालय में जो होगा वो दीर्घ संधि हो जाएगी, यानी 25 का राइट आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। दीर्घ संधि का मतलब होता है कि पद से पहले समान स्वर रहे, समान स्वर का मतलब छोटा आ या बड़ा आ रहे, तब वो दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर दीर्घ संधि। तो ये कुल मिलाकर के 25 प्रश्नों का हमने आज बताया, जो इंपॉर्टेंट है आप इनको याद कीजिए, रट लीजिए, ठीक है ना। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।